गुड इवनिंग दोस्तों। मैं ए के मेहता आदित्य जीएमसी आईएएस एकेडमी में दोबारा स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग लगातार करंट अफेयर्स सीरीज से लगातार जुड़े हुए हैं। ठीक है। और आज उस सीरीज का दूसरा चरण स्टार्ट हो गया है, जिसमें दूसरे चरण में आप जो थंबनेल देख रहे होंगे, तो इसमें आपको दिख रहा होगा पर्यावरणीय और जैव संरक्षण के संबंध में आज हम चर्चा करने वाले हैं। हाल के दिनों में जो भी पर्यावरणीय घटनाक्रम हुआ है, उस संबंध में चर्चा करने वाले हैं। तो आज इस सीरीज का जो पहला दूसरा जो टॉपिक बना हुआ है, वो पर्यावरणीय और जैव संरक्षण है। चलिए अब इस सीरीज के में हम देख लेते हैं कि पहला जो हमारा टॉपिक है, COP 28। जैसा कि हाल जैसा कि आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि दुबई में यूएई की जो यूएई की राजधानी दुबई में आपका जो है यूएई का जगह है, दुबई में जो है आपका COP 28 सम्मेलन का आयोजन किया गया है। कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो यूएनएफसीसीसी के नियंत्रण में होता है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज के नियंत्रण में होता है। क्लियर। और यह प्रतिवर्ष जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण के लिए यह सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारत भी सदस्य है। क्लियर। पहली बार इसकी अवधारणा 92 में आई थी। 95 से यह रेगुलर शुरू हो गया है, तब से COP 1, COP 2, COP 3 के नाम से जाना जाता है। अब जितने भी सम्मेलन होते हैं, सॉरी, जितने भी अब सम्मेलन होते हैं, सभी सम्मेलन कॉप के नाम से जाने जाते हैं। इसके पहले तक आपने देखा होगा कि COP 27 जो शर्म अल शेख में हुआ था। ठीक है। वहीं COP 26 जो ग्लासगो में आयोजित किया गया था, और जो COP 25 जो स्पेन में आयोजित किया गया था। लेकिन यहाँ पर एक समझने वाली बात है, कॉप होता क्यों है। कॉप का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण लगाना है। जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण लगाना है। इसे प्रतिवर्ष सभी देश, लगभग 197 देश प्रतिवर्ष इसमें बैठक करते हैं और इस पर कोशिश करते हैं जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण लगाने की। इसकी विशेषता, इस बार की विशेषता रही है COP 28 की, कि पहली बार जीवाश्म ईंधन जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को कम करने पर जोर दिया गया है। कि प्रयोग को कम करने पर जोर दिया गया है। पहली बार जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को कम करने पर जोर दिया गया है। दूसरा इसकी प्रमुख विशेषता रही है GRCA। जीआरसीए पर भी आम सहमति बनी है, और इसमें कम से कम भारत सहित भारत प्लस 8 सदस्य राष्ट्र इसमें शामिल है। मैं आगे चर्चा करूंगा कि जीआर हमारा टॉपिक भी है, तो जीआरसीए है क्या। क्लियर। इसके साथ साथ इसमें यह भी कहा गया है कि लॉस एंड डैमेज अवधारणा को भी स्थापित किया गया है। याद रखिएगा, ये सभी एक प्रकार का टॉपिक है जो हम एक एक करके COP 28 पर हम एक बड़ा सा एक ले करके आएंगे। एक लंबी सीरीज चलेगी COP 28 पर लेकर के, और वो लंबा 1 से 2 घंटे का होगा। क्लियर। और जैसा कि जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण लगाने के लिए ही लाया जाता है COP 28, और जिसका सम्मेलन दुबई में हुआ है। भारत एक ऐसा देश है जहां तीनों सम्मेलन हुए हैं। ठीक है। चाहे वह जैव संरक्षण से संबंधित सम्मेलन हो, चाहे वह जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन हो, चाहे मरुस्थलीकरण से संबंधित सम्मेलन हो, ये जितने भी सम्मेलन होते हैं कॉप वाले, वह यूएनएफसीसीसी के नियंत्रण में काम करता है। और यह यूएनएफसीसी यूएनईपी के अंतर्गत कार्य करता है। यह यूएनईपी जिसकी स्थापना स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद हुई थी, और इसी के स्थापना के दिन से 5 जून से ही पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जो इसी इसी की संस्था है यूएनएफसीसी, और इसी की संस्था है आईपीसीसी, जो
जलवायु परिवर्तन के विभिन्न घटनाक्रमों को या जांच वैज्ञानिक अध्ययन करने का कार्य करता है। तो इसको बोलते हैं COP28 जो सम्मेलन हुआ उसके संबंध में मैंने एक छोटी सी जानकारी दी है। यह एक बहुत बड़ा पार्ट है, मैं इस पर धीरे धीरे चर्चा करूंगा क्योंकि इसमें लॉस एंड डैमेज थ्योरी भी है, इसमें अन्य भी आपका जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ भी है। तो बहुत सारे थ्योरी है इस संबंध में, और इसमें विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच में सहमति और असहमति की भी चर्चा है। क्लियर? तो एक बड़ा थ्योरी है, तो इसकी हम चर्चा करते रहेंगे बीच बीच में। चलिए, तो पहला तो हमारा टॉपिक हो गया COP28। दूसरे टॉपिक की अगर चलें, दूसरे टॉपिक की तरफ चलें, दूसरा टॉपिक है हमारा जलवायु परिवर्तन संबंधी सूचकांक। जलवायु परिवर्तन संबंधी सूचकांक हाल ही में जर्मन वॉच, जर्मन की संस्था है जर्मन वॉच के द्वारा इसे लाया गया था, और इसका नाम है, जो जर्मन वॉच जो संस्था है इसका नाम है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, ठीक है, एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, एक्शन नेटवर्क, ठीक। इसी के संस्था के द्वारा, जर्मन की संस्था है जिसके माध्यम से जलवायु परिवर्तन सूचकांक जारी किया गया। इसमें, इस सूचकांक में जो भारत का स्थान है बंधु, वह 7वां स्थान है। इस सूचकांक में भारत का स्थान है, यानी कि जलवायु परिवर्तन की सुधार की दिशा में भारत ने बेहतरीन कदम उठाया है और भारत का स्थान 7वां है। पहले, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कोई देश नहीं है। पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर कोई देश नहीं है। चौथा, पांचवा और छठे स्थान पर देश हैं, जिसमें चौथे स्थान पर डेनमार्क, डेनमार्क आता है। क्लियर? फिर उसके बाद एस्टोनिया का नंबर आता है, और उसके बाद फिलीपींस का नंबर आता है, फिलीपींस का नंबर आता है। चौथे, पांचवें और छठे स्थान पर भारत का स्थान इसमें 7वां है, और भारत का जो पॉइंट है, भारत का जो पॉइंट मिला हुआ है वह 70.25 अंक मिला है, और जो सबसे हार्डली पॉइंट मिला है वह 75 दशमलव आपका 59 अंक का मिला है। क्लियर? तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि भारत का स्थान, इसमें यूएसए का स्थान और चाइना का स्थान पीछे है। चाइना का स्थान इसमें 51वां है और यूएसए का स्थान इसमें 57 है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है, और इस स्थान में क्यों बनाया जाता है जलवायु परिवर्तन सूचकांक? ताकि सूचकांक उस स्थिति को प्रदर्शित करे कि आपने अपने में कितना सुधार किया है, आपकी वास्तविक स्थिति क्या है। इसी वास्तविक स्थिति को सूचकांक के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। भारत ने पिछले वर्ष के मुकाबले इसमें सुधार किया है, और इस जो सूचकांक बनाई जाती है वह 4 श्रेणियों में बनाई जाती है। सूचकांक जो बनाई जाती है वह 4 श्रेणियों में बनाई जाती है, जिसमें प्रथम श्रेणी के तहत, जिसमें GHG इमिशंस को शामिल किया जाता है जिसका योगदान 40% है। क्लाइमेट नीति को शामिल किया जाता है जिसका योगदान 20% है। रिन्यूएबल एनर्जी को शामिल किया जाता है जिसका योगदान 20% है, और एनर्जी यूज को, यानी कि ऊर्जा उपभोग को शामिल किया जाता है जिसका योगदान 20% है। इन चार श्रेणियों में ही, इन 4 श्रेणियों में ही जलवायु परिवर्तन सूचकांक को जारी बनाया जाता है और इसे जारी किया जाता है। इसे जारी करने का काम जो करता है वह करता है आपका जर्मन वॉच की संस्था। क्लियर? तो ये एक आपका तो दूसरा पॉइंट हुआ कि जर्मन ये जलवायु परिवर्तन सूचकांक के संबंध में क्या, अगर इसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो कैसे पूछा जाएगा, तो आप दे देगा जलवायु परिवर्तन, हाल ही में जलवायु परिवर्तन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है।
और क्वेश्चन दे देगा कि इसे जारी कर इसे जो जारी किया जाता है वो जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा ऑप्शन दे देगा आपसे कि इस यह 4 श्रेणियों पर आधारित है, यह 4 श्रेणियों पर तीसरा ऑप्शन दे देगा पहले दूसरे तीसरे स्थान पर कोई देश शामिल नहीं है। और चौथा ऑप्शन दे देगा भारत का स्थान इसमें 7वां है। और ऑप्शन ABCD करके कूट बना करके दे देगा। इस तरीके का बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो जब तक आपका पूरा डिटेल्स नहीं पता रहेगा आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 4 श्रेणियों पर आधारित है। एनर्जी यूज, रिन्यूएबल एनर्जी, GHG एमिशंस यानी कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, और जलवायु नीति पर आधारित है। पहला तो क्लियर हो गया, COP28 जो मैंने कहा, और दूसरा जलवायु परिवर्तन सूचकांक। चलिए हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। दूसरा है, हाल ही में भारत सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए विशिष्ट मानक तय किया है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए एक्चुअली नदियों में जो रसायनों का जो प्रवेश हो जाता है, नदियों में अपशिष्ट पदार्थों, नदियों में अपशिष्ट पदार्थों और रसायनों के मिश्रण से बचाने के लिए तथा रसायनों के मिश्रण से बचाने के लिए भारत सरकार के अ, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने है जो इस संबंध में नीति जारी किया है और उसके लिए विशिष्ट मानक तय किए हैं। क्लियर। और यह क्या है, तो नदियों के संरक्षण के लिए यह किया गया है, नदियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा किया गया है। और इसमें टोटल 80 औद्योगिक क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसके लिए 80 औद्योगिक क्षेत्रों के को शामिल किया गया है। टोटल 80 औद्योगिक क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। इसके लिए देखिए, नदियों के संरक्षण के लिए कई सारे कार्य हो भी रहे हैं। और नदी कायाकल्प परियोजना भी संचालित की जा रही है। और इसके साथ साथ नमामि गंगे राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो यह जो है अपशिष्ट पदार्थों तथा रसायनों के बचाने के लिए 80 औद्योगिक क्षेत्रों के लिए विशिष्ट मानक तय किया गया है। अच्छा, इसमें कार्यवाही का भी अधिकार दिया गया है। जो कार्यवाही होगी बंधु, वह अधिनियम जल प्रदूषण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 और संरक्षण पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इस पर कार्यवाही का अधिकार दिया गया है। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा इस टॉपिक पे। औद्योगिक क्षेत्रों का मानक जो तय किया गया है वो नदियों के अपशिष्ट पदार्थों तथा रसायनों से बचाने के लिए किया गया है। क्लियर। जो पर्यावरण मंत्रालय के तहत संचालित होगा। और यह इसमें 80 औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अभी बनाया गया है। और इसमें इसका मुख्य उद्देश्य नदियों का संरक्षण करना, नदियों के माध्यम से जैव विविधता को संरक्षण करना है। ठीक है, इसके में जो कार्यवाही करने तक का अधिकार दिया गया है और जो एक्शन लिया जाएगा वो 3 कानूनों के आधार पर लिया जाएगा। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इस पर संचालन किया जाएगा, यानी कार्यवाही की जाएगी। क्लियर। अच्छा, इसके नदियों के संरक्षण के लिए नदी कायाकल्प परियोजना भी संचालित किया जा रहा है। और जैसा कि हमने अगर आप देखेंगे तो अगले वीडियोज में अब अगले टॉपिक में रखा भी है नदी कायाकल्प कार्य योजना। और नदी कायाकल्प कार्य योजना का मुख्य उद्देश्य सीवेज सिस्टम को बेहतर बनाना है। और इसके तहत नगर पालिका को भी अधिकार दिया गया है, नगर पालिका को भी अधिकार दिया गया है। ठीक है, नगर पालिका सीवेज प्रबंधन को बेहतर बनाना है नदी कायाकल्प परियोजना में। और इसके अंतर्गत ही नदियों के दोनों किनारों में ध्यान रखिएगा, दोनों किनारों पर
वृक्षारोपण वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं, ताकि नदियों का बेहतर संरक्षण किया जा सके, उसका डेवलपमेंट किया जा सके। तो नदी कायाकल्प योजना के तहत नगरपालिका के माध्यम से सीवेज सिस्टम को बेहतर बनाना है, जिसका उद्देश्य नदियों का संरक्षण करना है, और नदियों के संरक्षण के माध्यम से जैव विविधता का संरक्षण करना है। इसी के साथ साथ चाहे इसके साथ बाढ़ प्रबंधन करना हो, नहीं, ये सारा कार्य नदी कायाकल्प परियोजना के तहत ही होगा। तो जैसा कि अभी हमने कहा कि 80 जो मानक तय किए गए हैं, उस 80 मानक में आपका, क्योंकि 80 जो क्षेत्र तय किए गए हैं औद्योगिक क्षेत्रों के लिए, जो विशिष्ट मानक तय किए गए हैं, उसमें से इसमें नदी कायाकल्प परियोजना भी पहले से चल रही है, और इसी का एक विस्तारित स्वरूप है, ताकि नदियों को बचाया जा सके। तो एक दो बातें आपका क्लियर हो गया। तो एक तो नदी कायाकल्प कार्य योजना क्या है, तो नदी कायाकल्प कार्य योजना से क्या होगा, तो नदियों का संरक्षण करना होगा, जिससे सीवेज सिस्टम को बेहतर बनाया जा सके, तथा रसायन और अपशिष्ट को नदी में गिरने से बचाया जा सके, उसका पहले ही निस्तारण हो जाए। इसके साथ साथ बाढ़ प्रबंधन को भी इसमें शामिल किया गया है, और इसके साथ साथ दोनों किनारों पर वृक्षारोपण जैसी व्यवस्था को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो एक मोटा मोटी आपके पास नदी कायाकल्प योजना का एक क्या बोलते हैं इसको, एक स्वरूप आपको मिल गया है। चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हिमालय